तो हे एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से आप सभी का जो है स्वागत करता हूं आपके इस बेहतरीन मंच पे। मेरे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को बोला था कि आपके लिए 300 प्रश्नों की महामैराथन क्लास लाने वाला हूं। तो उसके 2 पार्ट्स तो मैंने आपको करवा दिए हैं। दोनों में 100-100 क्वेश्चन करवा दिए थे। अब इस वाले सेशन के जो 100 क्वेश्चन बाकी थे, मैंने बोला था कि आपको 7:30 बजे लाइव आना है वापस। तो आई होप आप सभी लोग जो हैं, अब आपकी तैयारी काफ़ी शानदार हो चुकी होगी। ये पीछे की क्वेश्चन जो भी बचे हैं इनको देख लो आराम से। आपकी एग्जाम में नैया इस बार पार हो जाएगी। 101% गारंटी है कि बहुत ही अच्छा आपको परिणाम मिलने वाला है। मेरे विद्यार्थी देखिए, अब तो बहुत कम टाइम है, अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे सकूंगा। जैसा आपको आ रहा है वैसे आप कमेंट करते जाना, मैं मेरी ओर से आपको फास्टली बताता जाऊंगा। विद्यार्थियों, अब इतना समय नहीं है। अब मैच कुछ घंटों बाद आपके हाथों में पेपर होने वाला है। तो इस आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का पेपर अच्छा जाए और जैसी हमने तैयारी करवाई है उसी के अनुरूप आपको पेपर देखने को मिलेगा। अब देखो, आपसे बोला है कि व्यू मेन्यू में सिलेक्ट ऑप्शन का क्या कार्य होता है। आपको विद्यार्थी ज़्यादा टाइम अब नहीं दूंगा, है ना। आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि व्यू मेन्यू में स्लिप ऑप्शन का कार्य क्या होता है। तो आप बोलेंगे कि सर, जो एक विंडो है उसको 2 भागों में बांटना क्या किसका कार्य होता है। स्लिप ऑप्शन मान के चलो कि एक विंडो है ना, एक पेज है, इसको अपन अगर 2 भागों में बांट रहे हैं तो अपन किसका इस्तेमाल करेंगे, स्लिप ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। जल्दी से जल्दी बताओ, है ना। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि कंट्रोल+M पावर पॉइंट के अंदर नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए, पावर पॉइंट के अंदर नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल+M कंट्रोल+K, मैंने बार बार बोला है, किसकी होती है, हाइपर लिंक की होती है। किसकी, हाइपर लिंक की। ओ होती है ओपन के लिए, है ना, और एन होती है न्यू के लिए। तो आपसे क्या बोला, न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, है ना। या फिर आप बोल सकते हो इसको खोलने को हटाओ, आप न्यू डॉक्यूमेंट के लिए किसकी शॉर्टकट, कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल होती है, तो कंट्रोल+N होती है। अगर ओपन नाम आता तो अपन किसको करते हैं, कंट्रोल के साथ में ओ करते हैं, है ना। तो ये इतनी सी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए, अब जल्दी से जल्दी कमेंट करो, है ना, कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि कंट्रोल E विद्यार्थी होता है सेंटर की, कंट्रोल L आपकी होती है लेफ्ट अलाइन की, किसकी, लेफ्ट अलाइन की होती है। और कंट्रोल R जो है आपकी राइट अलाइन की होती है। तो ये भी बातें आपको पता रखनी है। फिर आपके सामने बचता कौन सा ऑप्शन है, कंट्रोल+J जस्टिफाई, जो अलाइनमेंट को दोनों ओर से क्या करता है, अलाइन करने का काम करता है। तो ये इतनी सी बातें आप सभी को पता होनी चाहिए। लगभग आप सभी विद्यार्थी हैं जो कमेंट में करेक्ट आंसर दे रहे हैं। देखिए विद्यार्थी, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और विद्यार्थी जो भी क्लास देख रहे हैं तीनों क्लास को देखना, तो आपका एक प्रकार से RCET का रिवीजन सुपड़ा साफ बिल्कुल पूरी तरीके से हो जाएगा और आप एग्जाम पे फतेह करने वाले हैं। निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग करने से फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन खुलता है। तो विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करो। देखिए आपसे बोला है कंट्रोल+X आपकी कट की होती है, कंट्रोल+R आपकी होती है राइट अलाइन की, है ना, राइट अलाइन की। कंट्रोल+F आपकी होती है फाइंड की, और कंट्रोल+H है आपकी फाइंड एंड रिप्लेस, किसकी है, फाइंड एंड रिप्लेस, है ना। तो ये इतनी सी बातें क्लियर है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल इस बार फंसने वाला है। आगे बढ़ते हैं कि फैक्स, अध्वनित या व्यावसायिक लेटर जैसे आम कार्यों के लिए पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट कौन सा है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर विद्यार्थी क्या होगा, टेम्पलेट होगा। मेरे विद्यार्थियों, अब इतना टाइम नहीं है कि आपकी कमेंट का वेट किया जाए, मुझे 100 प्रश्न और करवाने हैं, और उसके बाद में तो आप खुद भी एग्जाम सेंटर पे जाने वाले हैं, है ना। तो थोड़ा सा फास्टली सेशन को करना होगा। जहाँ समझाने वाली बातें आएगी वहाँ मैं बिल्कुल आपको समझाता जाऊंगा। एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नाम क्या होता है। तो विद्यार्थियों, एक्सटेंशन नाम उसका क्या होगा, 2003 का तो XLS होता है, और बाकी 2007 में उसमें X जोड़ देते हैं, और 2010 में भी X हो जाता है, डॉट करके ये इनको लिखा जाता है।
फिर आपको वर्ड का पूछे तो .docx होता है ना, ये भी आपको पता रखना है। आगे बढ़ते हैं कि वर्कशीट में रो तथा कॉलम को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वो स्क्रॉल ना हो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी कमेंट करो क्या होगा, है ना। कि इसमें से आप किसका इस्तेमाल करोगे उसको स्क्रॉल ना होने देने के लिए, है ना। तो आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन हमने करा है, और इसका जो पूरा नाम होता है फ्री स्पेंस कमांड होता है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं ना। आगे फिर आपसे बोला है कि एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन किस मेन्यू में उपस्थित होता है, तो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि शॉर्ट ऑप्शन किस मेन्यू में होगा। और जो शॉर्ट ऑप्शन है विद्यार्थी आपका किस में होता है, डेटा वाले ऑप्शन में होता है ना। तो ये इतनी सी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, कि प्लॉट चार्ट। हाँ, आपसे क्या बोला है, प्लॉट चार्ट समय के बढ़ते मान के साथ रुझान को आदर्श रूप में दिखाता है, जो नियमित अंतराल हॉरिजॉन्टल या एक्स प्लॉट किए जाते हैं, है ना। तो विद्यार्थी आपसे बोला है कि समय के साथ बढ़ते रुझान को, तो भाई आपका लाइन चार्ट ही हो जाता है, आप सभी को पता रखना है ना। ऑप्शन बी। भाई जल्दी से जल्दी आप सभी लोग भी कमेंट करेंगे। देखो आपकी कमेंट का ज़्यादा वेट नहीं किया जाएगा, अभी 10 क्वेश्चन हुए हैं मेरे पास, 90 क्वेश्चन मुझे और करवाने हैं। तो थोड़ी सी उस बात को समझना, है ना। आप अपनी ओर से कमेंट करते जाना और आप अपने आंसर को मिलाते जाना। एक्सेल टूल में से कौन सा टूल एक अंतिम परिणाम की किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो भाई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आप सभी के लिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, गोलचिक, यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं भाई गोलचिक इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एक्सेल एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किस किस के संयोजन से बनी होती है। तो एक्सेल वर्कबुक आपकी किसके संयोजन से बनी होती है, जल्दी से जल्दी कमेंट करें। ये क्वेश्चन तो मैंने बार बार आपको करवाया है। आप बोलेंगे सर वर्कशीट और चार्ट के संयोजन से ही क्या बनती है, वर्कबुक बनती है। आगे फिर बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विद्यार्थी, इसको स्टार लगाओ क्वेश्चन को, है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चैल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा को क्या संकेत करती हैं। अगर किसी सेल है, ये मान को चलो कोई सेल है, अब इसकी ये बाउंड्री है ब्लैक कलर की, तो ये क्या संकेत कर रही है मेरे विद्यार्थियों, है ना। तो ये संकेत कर रही हैं कि उसमें अपन काम कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो कैसी सेल है, एक्टिव सेल है। तो यानी अपन उसको क्या बोलेंगे, सक्रिय सेल बोलेंगे। कौन सी, सक्रिय सेल। ऑप्शन सी आप दे रहे हैं, बिल्कुल ही करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं कि एक्सेल में चार्ट बनाते समय किसी सूचना को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए इसमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि किसका इस्तेमाल किया जाएगा। और आप बोलेंगे सर डेटा लेबल, तो बिल्कुल करेक्ट आप बोल रहे हैं, डेटा लेबल का क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। फिर आपसे बोला है कि स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है। पंक्ति और कॉलम का इंटरसेक्शन विद्यार्थियों क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। ऑप्शन बी आपके यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। जो विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़ रहे हैं भाई, संध्या कंप्यूटर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है आपके इस बेहतरीन मंच के ऊपर। एक्सेल सीट में डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है ना। तो डिफ़ॉल्ट व्यू एक्सेल सीट में मेरे विद्यार्थी आपका नॉर्मल ही होता है। क्या होता है, नॉर्मल ही होता है। ऑप्शन सी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि के फॉर्मूले के शुरू अंत के सेल एड्रेस द्वारा एडजस्ट रेंज निर्दिष्ट होती हैं और इसे पृथक किया जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें, है ना। इसको पृथक मेरे विद्यार्थियों सेमी कॉलन के माध्यम से किया जाएगा, ये आप लोग भी जहाँ है आप पता रखना, है ना। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट बनाए जा सकते हैं। तो भाई माइक्रोसॉफ्ट 2000 एक्सेल 2010 का उपयोग करके आप जो हैं इनमें से क्या क्या बना सकते हो, बार चार्ट भी बन सकता है, लाइन चार्ट भी बन सकता है, पाई चार्ट भी बन सकता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 में चयनित सेल से चार्ट बनाने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है ना। आपसे बोला है चयनित सेल से चार्ट बनाने के लिए F11 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट मुझे सेशन के साथ में देख रहे हैं भाई, आप सभी का वेलकम, आप सभी बधाई के पात्र हैं। अब मैं जब कुछ समय आपके लिए बाकी है, फिर पेपर आपके हाथों में है। तो विद्यार्थियों
आप कतई चिंता ना करें, आपका पेपर काफ़ी शानदार होगा, काफ़ी इजी पेपर आने वाला है और जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैंने इससे पहले 200 क्वेश्चन अलग वीडियो में करवाए हैं, तो वो दोनों वीडियो भी आपको देख के जाना है। अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो उन वीडियो को आप फास्टली एक बार देख लेना। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 30 से 32 क्वेश्चन आराम से हिट करके आओगे आप 35 में से, है ना। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ विद्यार्थियों, कि अगर मात्र 3 सेशन और आपकी स्कोरिंग 90% तक जा सकती है तो काफ़ी शानदार होने वाला है। आगे बढ़ते हैं कि वर्कशीट में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को क्या कहा जाता है। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए क्या कहा जाएगा। तो आप बोलेंगे सर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को तो हम क्या बोलेंगे, ग्रिड लाइन बोलेंगे, है ना। आगे फिर बढ़ते हैं कि एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। आप जल्दी से कमेंट करो, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम मेरे विद्यार्थियों क्या होता है। आपका बुक फर्स्ट होता है ना। बुक फर्स्ट। आप बोलेंगे सर प्रेजेंटेशन फर्स्ट किसका होता है, तो भाई भैया आपका पावर पॉइंट में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम होता है डॉक्यूमेंट फर्स्ट। एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम होता है। तो इतनी सी बातें क्लियर, मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल फंसने वाला है। आगे बढ़ते हैं कि सूत्र बनाने के लिए आपको इनमें से किसका प्रयोग कर सकते हैं, आप इसमें से किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे विद्यार्थी आप पता रखना कि इन दोनों का उपयोग किया जाएगा। कौन कौन से, सेल वैल्यू और सेल संदर्भ। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रोजानों की एक श्रृंखला चित्रित करता है। तो इनमें से क्या बोला है कि एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट बिंदुओं के रोजानों को जोड़ता है ना, और एक श्रृंखला निर्दिष्ट करता है। बिंदु को रोजानों को जोड़ता है और एक श्रृंखला निर्दिष्ट करता है। तो एक बार तो इसका आप आंसर क्या माने, स्कैटर माने, है ना, स्कैटर। हाँ, बाकी फिर भी अगर कोई मिस्टेक होगी तो मैं विद्यार्थी आपको बता दूंगा, है ना। आगे फिर बढ़ते हैं कि एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत में काम आता है। तो ये तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पाई चार्ट हो जाएगा, जैसा आप कमेंट बॉक्स में आंसर को दे रहे हैं। विद्यार्थियों देखिएगा ज़्यादा टाइम नहीं है तो थोड़े क्वेश्चन मुझे फास्टली करवाने हैं। आप सभी लोग अपनी ओर से कमेंट करते जाइए। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको स्टार लगाओ। कि पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधाएं देता है ना। तो किसको पेस्ट करने की सुविधाएं देता है, तो विद्यार्थियों आपको याद रखना है कि एक्चुअल फॉर्मूले की बजाय एक फॉर्मूले के परिणाम स्वरूप वैल्यूज को जो है कॉपी और पेस्ट करने की सुविधाएं देता है। ऑप्शन सी आप सभी ने दिया है, बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प है। आगे बढ़ते हैं कि एक नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स मेरे विद्यार्थियों क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन तो हमें बार बार करवाया है आपने, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि फॉर्मूला बार के बाईं और जो दिखाई देता है उसको विद्यार्थियों क्या बोला जाता है, नेम बॉक्स बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं कि वर्कशीट में एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। वर्कशीट में एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पे फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए आप इनमें से किसका इस्तेमाल करोगे। तो मेरे विद्यार्थी ये तो इजी क्वेश्चन है ना, अब तो इजी बन चुका है क्योंकि आपको मैंने बार बार करवाया है स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर के बटन के द्वारा। फिर आगे बढ़ते हैं और आसान सा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि आसानी से पढ़ने के लिए खाली जगह का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में क्या किया जाता है, इंगित किया जाता है। तो आसानी से पढ़ने के लिए मेरे विद्यार्थियों आप किसका इस्तेमाल करोगे, टेबल का इस्तेमाल करोगे। किसका करोगे, टेबल का इस्तेमाल करोगे, है ना, ताकि आपको आसानी से वहाँ पढ़ने में मदद मिलेगी, है ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। फिर आपसे बोला है कि डेटा सूचनाओं को समझने और आसान, आकर्षक और विजुअल तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप इनमें से किसका इस्तेमाल करोगे, है ना। तो विजुअल तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए आपको चार्ट का इस्तेमाल करना होगा। ऑप्शन ए आपको जो दिख रहा है बिल्कुल करेक्ट विकल्प हो जाता है, जैसा कि आप सभी लोग मुझे दे रहे हैं। विद्यार्थियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला भी, है ना, कि चार्ट एलिमेंट के पूर्वावलोकन तथा विजुअल स्टाइल के चयन में ड्रॉप डाउन गैलरी, है ना, ड्रॉप डाउन गैलरी आपकी कौन सी है, सेफ स्टाइल है ना। ड्रॉप डाउन ग्राउंड गैलरी आपकी कौन सी है, सेफ स्टाइल। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि चयनित
चार्ट एलिमेंट पर विजुअल इफेक्ट जैसे शैडो, ग्लो, रिफ्लेक्शन, 3D रोटेशन आदि को इनमें से कौन सा लागू करता है? तो मेरे विद्यार्थियों, इन सभी के लिए आपका कौन सा होगा? टेक्स्ट इफेक्ट होगा। ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ये यहाँ से बिल्कुल एक करेक्ट विकल्प हो जाता है। 1 मिनट के लिए समझ चाहूँगा। पीडीएफ पूरी पूरी नीचे आ चुकी है ना? तो कोई बात नहीं, अपन वापस इसको लेके जाते हैं। अपने कौन सा क्वेश्चन था, है ना? कौन सा क्वेश्चन अपन कर रहे थे? ये तो हो चुके थे। हाँ, यहाँ पे ही चल रहे थे। 1 मिनट क्षमा चाहूंगा, है ना विद्यार्थियों? यहाँ पे ही थे अपन, है ना? ये कर दिया था, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी बता दिया आपको, ये भी हो गया, है ना? हाँ, यहाँ पे ही लगभग थे अपन, है ना? और इसका जो आपका करेक्ट आंसर मैंने बता दिया, आपका टैक्स इफेक्ट हो जाएगा। बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं और पावर पॉइंट के क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। अब विद्यार्थी जो सेशन से लेट जुड़ रहे हैं पे, आप सभी का तहे दिल से आभार। आप हैं आर शेट्टी के बेहतरीन चैनल के साथ में, जो आपकी एग्जाम में नैया पार करवाने वाला है। एग्जाम को नस्से नाबूद करने के लिए हो जाओ अब तैयार, क्योंकि महज कुछ घंटों का टाइम आपके सामने बचा है। पावर पॉइंट 100 निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है? तो भाई तीनों के तीनों क्या होंगे? ऐड होंगे। सरकारी ऑप्शन डी बिल्कुल ही आपका करेक्ट विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो मैंने आपको बार बार बोला ना, F5 से तो आप कर ही सकते हो। और दूसरा विकल्प ये भी तो होता है ना कि स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो को ऑप्शन को लेना, यानी ये वह भी दोनों आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। विद्यार्थियों, आप सभी लोग भी कमेंट करते रहना, है ना? देखो यार, समय का थोड़ा सा अभाव है, इसीलिए मुझे क्लास को थोड़ी फास्टली लेना पड़ रहा है। आपके पास में अब आप तैयार वगैरह होंगे, आप डॉक्यूमेंट वगैरह अपने साथ में, हाँ, और जल्दबाजी में डॉक्यूमेंट मत भूल जाना। ओरिजिनल आधार कार्ड साथ में लेके जाना, है ना? ओरिजिनल आधार कार्ड साथ में लेके जाना, और अपना जो एडमिट कार्ड है उसको साथ में लेके जाना, और एक पेन साथ में लेके जाना। और विद्यार्थी ध्यान रखना कि अगर आधार कार्ड में और आपके डॉक्यूमेंट में, यानी कि एडमिट कार्ड में, अगर कोई स्पेलिंग का एरर है तो 10th की मार्कशीट को प्रूफ के रूप में साथ में लेके जाए, है ना? ये बात आप याद रखें। बाकी बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है ना? कि एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता? है ना? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए? तो फाइल पे न्यू क्लिक करेंगे, होगा Ctrl+N से भी होगा। स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट न्यू बटन को क्लिक करके ये भी होगा। और जो है फाइल ओपन, तो भाई इससे तो ओपन होगा। ऑप्शन डी आपका गलत होगा, है ना? आगे बढ़ते हैं कि मोशन पाथ क्या है? जल्दी से कमेंट करिए। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बार बार करवाया है ना कि मोशन पाथ क्या होता है। तो विद्यार्थियों, मोशन पाथ क्या है? स्लाइड पे आइटम को मूव कराने की एक विधि होती है। आगे बढ़ते हैं कि एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो वर्तमान की जब भी बात आए, शिफ्ट के साथ में F5। और अगर ऐसे ही आपसे बोलता कि स्लाइड शो को शुरू करना, तो F5। और इसके बाद में अगर बोलता है कि बंद करने के लिए, तो एस्केप का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से जो है आपका करेक्ट विकल्प ऑप्शन ए हो जाता है। आगे बढ़ता है कि एक नई प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जाती है। क्या बोला है आपसे? एक नई प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जा सकती है। तो आपकी खाली प्रेजेंटेशन, मौजूदा प्रेजेंटेशन, डिजाइन प्रेजेंटेशन, तीनों के तीनों विकल्प सही है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने हेतु इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने के लिए, अति शीघ्र बनाने के लिए मेरे विद्यार्थी कौन सा होगा? ऑटो कंटेंट विजार्ड होगा। ऑटो कंटेंट विजार्ड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। ऑटो कंटेंट विजार्ड, है ना? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थी, तो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पे क्या घटित होता है? तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि सर, स्रोत फाइल तो है जो पहले से इंसर्ट है वो चेंज नहीं होती, है ना? तो यही सही है ना? जो पहले से इंसर्ट है वो चेंज नहीं होती है। तो ये ऑप्शन ए आप सभी लोग दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं कि प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों पर एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको डबल स्टार लगाओ।
है ना? एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे? तो मैंने बार-बार बताया है, ये क्वेश्चन आप आसानी से बता दोगे किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट का इस्तेमाल करेंगे। अरे यार! पीडीएफ वापस नीचे आ रही है, अब क्या करें? 1 मिनट रुकना। हुँ, आ चुके हैं एप्लीकेशन के ऊपर वापस। हाँ। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना विद्यार्थियों की। एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग कमेंट दें, इसका क्या होगा? स्लाइड ट्रांजिशन करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस टैब से आप पिक्चर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, बॉक्स हो सकता है, चार्ट हो सकता है आदि को इंसर्ट कर सकते हैं। तो भाई आप सभी लोग कमेंट में क्या लिखे? इंसर्ट लिखे, है ना? क्या लिखे? इंसर्ट लिखे। विद्यार्थी थोड़ी सी समय की मर्यादा है, क्वेश्चन थोड़े से फास्ट करने होंगे। आप सभी ईमानदारी से जो है कमेंट करते रहें और अपने आंसर को मिलाते रहे कि हाँ हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। किस व्यू की मदद से स्लाइड स्लाइड की छोटी तस्वीरें नजर आती हैं? किस व्यू की मदद से स्लाइड की छोटी तस्वीरें नज़र आती हैं? तो मेरे विद्यार्थियों, एक ये आपकी पावर पॉइंट में बनने वाला पेज आपका स्लाइड कहलाता है। और इस स्लाइड को छोटा-छोटा देखने के लिए अपन किसका इस्तेमाल करेंगे? स्लाइड सॉर्टर व्यू का, जैसा कि आप अब मुझे ऑप्शन में दे रहे हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस कुंजी द्वारा पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नई स्लाइड को जोड़ा जाता है? तो विद्यार्थियों, नई स्लाइड को जोड़ने के लिए मैंने बोला ना आपको किसका इस्तेमाल करना है? कंट्रोल प्लस एम। जबकि नया जो है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एन अपन करेंगे, लेकिन नई स्लाइड को जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस एम। ये याद रखना, वहाँ पे एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में जो है आपका डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने के लिए, तो डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में डी होता है और नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में एम होता है। ये बातें आपको क्लियर रखनी है। कंट्रोल प्लस की आपकी हाइपर लिंक की है, कंट्रोल ऐप आपके लिए फाइंड की है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जो है एम एस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो को देखने के लिए, तो भाई अब तो ये कितनी बार क्वेश्चन मैंने बोला है ना, F5। और अगर यही बोलता है कि वर्तमान स्लाइड से, तो शिफ्ट के साथ में क्या दबाते हैं अपन? F5 दबाते हैं ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एम एस पावर पॉइंट का पेज क्या कहलाता है? तो बार बार बता दिया ना, अब तो आराम से बता दो कि पावर पॉइंट का जो पेज होता है वो क्या कहलाएगा? स्लाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्लाइड कहलाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि एनिमेशन टैब में 4 कंट्रोल ग्रुप होते हैं। कौन से होते हैं? 4 कंट्रोल ग्रुप होते हैं। वो इनमें से कौन-कौन से हैं? तो प्रीव्यू होता है, एनिमेशन होता है, एडवांस एनिमेशन होता है, टाइमिंग होता है। ऑप्शन ए होता है आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प। आगे बढ़ते हैं कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स किसके उपयोग हेतु यूज़ किया जाता है? तो मेरे विद्यार्थी, इसमें से किसका उपयोग करने के लिए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा? तो थोड़ा-सा जल्दी आप सभी लोग भी कमेंट देने की कोशिश करना। मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उन सभी को करवाना है और अब समय की काफ़ी शॉर्टेज है ना? जानकारियाँ, डेटा, सूचना, चित्रों आदि ग्राफिक्स एनिमेशन आकृति को दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आगे बढ़ता है, किसी भी शेप या पिक्चर को रोटेट करने के लिए किस एनिमेशन का यूज़ किया जाता है? तो रोटेट करने के लिए और क्या करेंगे अपन? स्पिन का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों के, एम एस पावर पॉइंट 2010 की फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो कितनी बार बताया? आप ईमानदारी से बोलना, है ना? डॉट पीपीटी एक्स होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न विकल्पों में से आप किसी प्रोग्राम में विंडोज़ 10 को अनइंस्टॉल्ड कर सकते हैं? तो विंडोज़ 10 को अनइंस्टॉल्ड करने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना होता है? आपका ए व बी दोनों विकल्प यहाँ से सही हो जाते हैं। ए व बी दोनों विकल्प आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, आपका जो है यूज़र अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि यूज़र अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्यार्थियों, 2 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेड, है ना? स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेड आपके क्या होते हैं? यूज़र अकाउंट होते हैं। आप सभी लोग भी कमेंट लगभग दे रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि विंडोज़ 10 में किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल्ड नहीं किया जा सकता। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना?
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखना। और इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, वर्ड की फाइलों का उपयोग करके। क्या होगा, आप सभी लोग भी कमेंट करते रहना, वर्ड की फाइलों का उपयोग करके आप नहीं कर सकते। बाकी इंटरनेट से सीधा हो सकता है, विंडो स्टोर से हो सकता है, सीडी फाइल, ये पेन ड्राइव यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से आपका नहीं होगा, ये आपको पता रखना है। आगे फिर बढ़ते हैं कि ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको स्टार लगाओ, है ना, कि निम्न में से कौन सी सुविधा आपकी कंप्यूटर की स्थिति और सिस्टम सेटिंग को पिछली बार के समय वापस लाने के लिए प्रयोग में की जाती है। तो मेरे विद्यार्थियों, आप याद रखना कि वापस लाना है आपको कोई भी, तो आपको सिस्टम रीस्टोर का इस्तेमाल करना होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि विंडोज 10 में प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए क्या विकल्प होता है। तो मैंने अभी आपको बोला ना, विंडोज स्टोर से हो सकता है, इंटरनेट से इंस्टॉल हो सकता है, सीडी डीवीडी से हो सकता है। तो उपरोक्त सभी सरकारी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट होगा। वर्ड की फाइलों से नहीं होगा, ये आपको पता रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं कि प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किसके संयोजन कंट्रोल पैनल या सेटिंग विकल्प का उपयोग करके इंस्टॉल किया जा सकता है। तो आप कंट्रोल पैनल में जाओगे, हार्डवेयर एंड साउंड के अंदर जाओगे, फिर प्रिंटर करके ऐड प्रिंटर से भी हो सकता है। फिर आप बोलेंगे सर नहीं, हम तो ऐसा ना करके कैसे करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और डिवाइस में जाएंगे, फिर प्रिंटर और स्कैनर में जाएंगे, फिर ऐड प्रिंटर एंड स्कैनर में जाएंगे। तो जी हाँ, ये बात भी आप सही बोल रहे हैं, यानी कि ए व बी दोनों आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि आपका जो है ईमेल में बीसीसी का विकल्प क्या है। तो विद्यार्थियों, बीसीसी का पूरा नाम बार बार बता दिया ना, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, सीसी का पूरा नाम कार्बन कॉपी होता है। इतनी सी बातें आपको क्लियर रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विंडोज 10 में फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग आप फाइल या फोल्डर के पीछे सी पे दृश्यमान बना सकते हैं। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका व्यू होगा। क्या होगा, व्यू होगा। कि खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा जहान बाकी है। यानी कुछ ही घंटों के अंदर अपन परीक्षा को नस से नाबूद करेंगे। जो विद्यार्थी सेशन के साथ में पहली बार जुड़े हैं, भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले वाली 2 क्लास को जरूर देखना, जिसमें मैंने 100 क्वेश्चन करवाए हैं। आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं हो तो उसको फास्टली करके 2 की स्पीड में देख लेना। विद्यार्थियों, सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एग्जाम में सीधा वार करने वाले क्वेश्चन है, वही आपके सामने लेके आया हूँ, है ना। कि आमतौर पर किसी प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपका जो है कंप्यूटर पे ईमेल को डाउनलोडिंग करने के लिए किया जाता है। मेरे विद्यार्थियों, बार बार समझाया ना कि जब भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कि जब भी आपको ईमेल डाउनलोडिंग का नाम दे, आपको POP3 करना है। और जब भी आपको व्यापार सेटिंग का नाम दे, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंस करना है। आपके आउटलुक अकाउंट, ये 3 होते हैं, आपको याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंस, POP3 और IMAP होते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं कि आपसे बोला है कि अकाउंट एक विशेष उपयोगकर्ता अकाउंट है जो यूजर को लगभग विंडोज 10 के हर सेटिंग तक इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे विद्यार्थी, ये आपका स्टैंडर्ड ही होगा, फिर भी मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा, है ना। ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट होगा। फिर आपसे बोला है कि आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार में, है ना, व्यापार चैटिंग में इस्तेमाल, तो आपको बता दिया ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंस बिल्कुल ही करेक्ट है। आगे फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विंडोज 10 में फाइल या फोल्डर को लॉक करने के लिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका करेक्ट आंसर विद्यार्थियों क्या हो जाता है, फोल्डर लॉक। क्या हो जाएगा, फोल्डर लॉक हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सी डिवाइस हार्ड कॉपी प्रदान करती हैं। क्या करती हैं, हार्ड कॉपी प्रदान करती हैं। तो भाई प्रिंटर आपकी क्या करती हैं, हार्ड कॉपी प्रदान करती हैं। बाकी जो स्कैनर आपकी होती हैं वो सॉफ्ट कॉपी प्रदान करती हैं, है ना। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इतनी सी बातें क्लियर रखनी है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से एक सीडी और डीवीडी की सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है। आप जल्दी से कमेंट करें, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। और विद्यार्थी, डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है, और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है। डिजिटल वीडियो डिस्क आप बोलो या डिजिटल वर्सेटाइल
डिस्क भी आप बोलो, दोनों नाम इसके होते हैं। और इसकी जो प्रचलित क्षमता कौन सी नहीं है, वो आपने बोला कि सर 13 GB नहीं होगा, तो बिल्कुल आप करेक्ट बात कर रहे हैं। फिर आपसे बोला है कि वीजे कार्ड में कितने पिन होते हैं। अब वीजे कार्ड में कितने पिन हो सकते हैं, 10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे या 16 होंगे। आप बोलेंगे सर कितने होंगे, 15 होंगे, है ना, कितने होंगे, 15 होंगे। फिर आपसे बोला है कि सीडी और डीवीडी में डेटा जैसे संगीत आदि को लिखने की जो प्रोसेस है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या कहलाएगी। तो मेरे विद्यार्थियों, बार बार बोला है ना आपको, क्या कहलाएगी, बर्निंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बर्निंग कहलाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं कि HDMI का विस्तारित रूप क्या है। तो HDMI का विस्तारित रूप विद्यार्थियों क्या हो जाता है, आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि HDMI का विस्तारित रूप क्या होगा। तो विद्यार्थियों, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस क्या होगा, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। आपसे वो कभी कभार सीधा पूछेगा कि HDMI में HD का मतलब क्या है, तो हाई डेफिनेशन होता है। आगे बढ़ते हैं, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टिकोण से, आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर इनमें से क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर मेरे विद्यार्थियों आपका एक मूल तस्वीर प्रबंधक सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट से पहले अवलोकन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इनमें से आप क्या करेंगे, प्रिंट लेआउट करेंगे। भाई आप सभी लोग भी कमेंट करते रहे ताकि आपको भी अपनी तैयारी आंकने का मौका मिल सके, है ना। प्रिंट लेआउट करेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो अपन प्रिंट प्रीव्यू पे भी करते हैं ना, अगर प्रिंट प्रीव्यू होता तो उसको हम करते हैं। बाकी यहाँ से आपका प्रिंट लेआउट करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं कि एलसीडी प्रोजेक्टर का मुख्य प्रकार है। एलसीडी प्रोजेक्टर किसका है, तो भाई नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड होगा। क्या होगा, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं है ना, कौन सा नहीं है। तो मेरे विद्यार्थी देखिएगा, कंप्यूटर ऑनली होता है, कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखेगा। एक होता है प्रोजेक्टर ऑनली, क्या होता है, प्रोजेक्टर ओनली। इसमें केवल और केवल जब भी प्रोजेक्टर को आपके प्रिंट कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाएगा, तो कंप्यूटर ओनली में केवल जो ग्राफिक्स हैं वो कंप्यूटर पे दिखाई देंगे, प्रोजेक्टर ओनली में प्रोजेक्टर पे दिखाई देंगे। डुप्लीकेट में दोनों पे एक जैसे दिखाई देंगे। और एक्सटेंड में क्या होगा कि दोनों पे दिखाई तो देंगे लेकिन अलग अलग आपके शो करेंगे। जबकि जो आपको दिख रहा है ना विद्यार्थी, क्या इन्वर्टेड, इन्वर्टेड नहीं होता है ना। तो ऑप्शन बी आप सभी ने दिया है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं कि आपसे बोला है कि किस प्रकार के साइबर अटैक से आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड हो सकते हैं, नाम हो सकते हैं, जन्म तिथि हो सकती है आदि, है ना। तो आपकी ये जो निजी जानकारी है, पासवर्ड, नाम, डीओबी, तो ये मेरे विद्यार्थी फिशिंग करता है। कौन करता है, फिशिंग करता है। पासवर्ड अटैक में आपके पासवर्ड जो कुछ भी होंगे उस पर अटैक करके उनको तोड़ने की कोशिश की जाती है, फिर आपके सिस्टम को खतरा पहुंचाने का काम किया जाता है। और मेलवर्टाइजिंग में मेरे विद्यार्थी आप याद रखना कि विज्ञापन के माध्यम से आपके कंप्यूटर को जो है हैक किया जाता है। फिर डिनाइल ऑफ सर्विसेज क्या करता है कि आपके कंप्यूटर को ओवरलोड करने की कोशिश करता है। क्या करता है विद्यार्थियों, आपके कंप्यूटर को ओवरलोड करने की कोशिश करता है। यानी ये एक टारगेट कंप्यूटर होता है, इसको बहुत सारे कंप्यूटर से क्या करता है, लिंक करके इस पे दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर करके इसको ओवरलोड करने की जो है आपका काम डिनाइल ऑफ सर्विसेज करता है। फिर आगे बढ़ते हैं, आप सभी लोग याद रखना कि निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण है। तो भाई स्पाईवेयर भी होगा, वायरस भी होगा, ट्रोजन हॉर्स भी होगा। सरकारी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो स्पाईवेयर क्या करता है कि आपकी जासूसी करता है ना, आप पे समुचित निगरानी रखेगा और आपके सिस्टम की जासूसी करेगा। फिर जब वक्त आएगा तो उन आपके डेटा को लीक कर देगा। और वायरस क्या करता है, आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। और ट्रोजन हॉर्स मेरे विद्यार्थी आप याद रखना कि खुद नुकसान नहीं पहुंचाता। क्या करता, खुद नुकसान नहीं पहुंचाता, खुद तो पड़ा रहेगा लेकिन नुकसान पहुंचाने वाले को पैदा करेगा। ये आप पता रखना, है ना। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से किस प्रकार की वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं करनी चाहिए। क्या बोला है आपसे, नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी वेबसाइट जो सुरक्षित नहीं हो और उसमें पैडलॉक नहीं हो, उनके साथ में आपको नहीं करनी चाहिए। तो भाई ऐसा ऑप्शन तो आपको एक ही दिख रहा है कि जिसमें क्या है कि आपके जिन वेबसाइट में पैडलॉक नहीं होता और
जिनके जो है एचटीटीपीएस नहीं होता, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, और ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपकी कंप्यूटर की जासूसी करता है और आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तो मैंने बता दिया ना, इसका क्या होगा, स्पाईवेयर आपका हो जाता है ना। जासूसी करने पे तो स्पाईवेयर ही होगा। फिर आपको याद रखना है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे, कि निम्न में से कौन सा मेलवेयर का कार्य नहीं है। तो मेरे विद्यार्थियों, मेलवेयर का कार्य कौन सा नहीं होगा भाई, आप तो जल्दी से जल्दी बताओ। तो जो आपके डेटा है, डेटा को रिकवर करना मेलवेयर का कार्य नहीं होगा, है ना। मेलवेयर तो कोई नुकसान पहुंचाते हैं, कहाँ से आपके डेटा को रिकवर करेंगे। तो ऑप्शन सी आप सभी कमेंट दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी लोगों से भी गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी पता चले कि जो है आपकी तैयारी कैसी है। और मैं इतना आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि समय की थोड़ी सी मर्यादा है, इसीलिए इस सेशन को फास्ट कर रहा हूँ। निम्न में से कौन सी मेलवेयर का उदाहरण नहीं है ना। तो देखो, ट्रोजन हॉर्स होता है, क्योंकि ये चुपके से आपकी क्या करता है, खुद पड़ा रहेगा, दूसरों को पैदा करेगा। स्पाईवेयर क्या करेगा, आपके सिस्टम की जासूसी करेगा, वायरस पे नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। लेकिन एंटीवायरस तो क्या करता है कि वायरस से बचाने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपसे चाही गई वेबसाइट की जगह किसी अन्य वेबसाइट पर ही ले जाया जाता है। यानी कि आपके डीएनएस के माध्यम से आईपी एड्रेस को चेंज किया जाता है, और फिर क्या है, फिर आपको किसी अगली वेबसाइट पे ले जाने का काम किया जाता है। तो ये काम तो विद्यार्थियों किसका होगा, डीएनएस पॉइजनिंग का होगा। किसका होगा, डीएनएस पॉइजनिंग का होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि निम्न में से कौन से साइबर अटैक का प्रकार है। इनमें से साइबर अटैक का प्रकार कौन सा है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें, क्या होगा, क्या ब्राउजिंग होगा, क्या सर्चिंग होगा, क्या उपरोक्त सभी होगा। तो फिर बचता कौन सा है, फिशिंग। फिशिंग क्या करता है, आपकी नाम है, पासवर्ड है, इन सभी से आपकी जानकारी के माध्यम से आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। फिर आगे बढ़ता है कि कंप्यूटर ऑनर की स्वीकृति के बिना या अनुमति के बिना कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम पर पहुंचने के प्रयास इनमें से कौन सा करता है। तो भाई सारे के सारे करते हैं, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, वायरस, सभी के सभी करते हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विसेज। डिनाइल ऑफ सर्विसेज क्या कार्य करता है। तो डिनाइल ऑफ सर्विसेज तो मैंने बोला ना, कंप्यूटर को ओवरलोड करने का काम करता है। जल्दी से जल्दी जो विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़ रहे हैं भाई, संध्या कंप्यूटर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है। अब महज कुछ ही घंटों का समय है, तो इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको आराम से क्वेश्चन करने दूं। अगर विद्यार्थी को क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो एक बार इस सेशन को पूरा देखें, और इससे पहले वाले 2 सेशन को अवश्य देखें, और उनको देखने के बाद एग्जाम हॉल में बैठिएगा। आप जो है स्कोरिंग आपकी काफ़ी शानदार होने वाली है। आगे बढ़ते हैं कि हमलावर संक्रमित विज्ञापन, मैंने बोला एडवर्टाइज के माध्यम से कौन सा, जब भी ऐसा नाम आए विज्ञापन, तो आपका ध्यान केवल और केवल किस पे जाना चाहिए, मेलवर्टाइजिंग पे जाना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि वेबसाइट पर विश्वास का प्रतीक क्या है। तो देखो, वेबसाइट पर विश्वास का प्रतीक ट्रस्ट सेल भी होता है, एक सिक्योर सेल भी होता है। तो ऑप्शन ए व बी दोनों यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि आईएसओ का पूरा नाम क्या है। विद्यार्थियों, आईएसओ का आपसे पूरा नाम बोला है, और आईएसओ का पूरा नाम होता है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। यहाँ से आपका करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड इनमें से कौन सा है। जल्दी से जल्दी कमेंट करें, क्या होगा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा साइबर मानदंड। तो ISO 27001 ऑप्शन ए यहाँ से, सॉरी बी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थी, थोड़ा सा ध्यान देना। भारत में साइबर अपराध, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित जो कानून वो कौन सा है। आप बोलेंगे सर बार बार करवाया है, IT एक्ट 2000, है ना। IT एक्ट 2000, ये पता रखना सारे के सारे, है ना। आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ में छेड़छाड़ में कौन सी जो है धारा लगती है। तो कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ में तो होती है आपकी 65। हैकिंग एंड क्रैकिंग में आप याद रखना, आपकी कौन सी हो जाती है, 66। 67 है इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना, और 43 है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ में छेड़छाड़ करना। 400 से है आपकी विश्वासघात का अपराध, और 420 ही है बोगस धोखाधड़ी। तो ये आप सभी लोग पता रखना, है ना। इन इनके बारे में पता रखना है। एक बार मैं वापस आपको बता देता हूँ कि 65 कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ में छेड़छाड़, 66 हैकिंग एंड
क्रैकिंग और कंप्यूटर अपराध 67 है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना, और 43 है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ में छेड़छाड़। 406 आपकी है विश्वासघात का अपराध, और 420 आपकी है बोगस धोखाधड़ी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से मेलिंग शिष्टाचार के रूप में किसको माना जाता है। तो विद्यार्थी मेलिंग शिष्टाचार के रूप में किसको माना जाता है, संक्षिप्त और उचित विषय। ऑप्शन जो है आपका डी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे कि भारतीय आईटी अधिनियम 2000 किस नियम को जो है क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। तो भाई ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, सूचना प्रौद्योगिकी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर आपसे बोला है कि एक मजबूत पासवर्ड कैसा होता है। तो विद्यार्थियों मजबूत पासवर्ड में मैंने बोला था ना, मान के चलो कि आप पासवर्ड रखना चाहते हैं apple@h456, मान के चलो ये आपने पासवर्ड रखा, तो इसमें आपको कैपिटल अक्षर भी दिख रहे हैं, स्मॉल भी दिख रहा है, सिंबल भी दिख रहा है, और संख्याएं भी दिख रही है ना। तो ये वाला जो पासवर्ड है आपका क्या है, मजबूत पासवर्ड है। तो इसमें क्या बोला है कि मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए, जिसमें कम से कम 8 वर्ण हो, अक्षर हो, संख्या हो, वर्षों का संयोजन हो। जैसा भी आप करना चाहो, ऑप्शन सी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। तो विद्यार्थियों हैकर्स आपका नहीं होता है ना, ऑप्शन ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आप सभी से उम्मीद है कि आप जल्दी जल्दी मुझे आंसर करेंगे कि यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे यूजर नेम और पासवर्ड की मांग की जाती है, ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप रिपोर्ट करेंगे, सीधी सी बात है। तो आप क्या करेंगे, विद्यार्थियों को उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग जो है करेंगे, है ना, फिशिंग के रूप में उसको रिपोर्ट करेंगे। तो यही थे क्वेश्चन, है ना, इतने ही क्वेश्चन थे मेरे विद्यार्थी। ये थे आपके जो है टॉप मोस्ट, लगभग आपके 300 क्वेश्चन है ना, लगभग 300 क्वेश्चन है। और मैंने जो इर्द गिर्द बातें बोली है ना, कुल मिला के मैंने आपको 500 प्रश्न तैयार करवाए हैं। तो विद्यार्थियों सेशन को ईमानदारी से आपने देखा है, और जिसने तीनों सेशन देखे हैं भाई आपके लिए तो एग्जाम में इस बार जो है तांडव होके ही रहेगा। महादेव की कसम, इस बार जो है एग्जाम में गर्दे उड़ने वाले हैं। यानी कि दो क्लास पहले वाली और एक क्लास ये, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 70 से 80 प्रश्न जो है 70 से 80% जो क्वेश्चन है आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। और आपने अगर एक बार भी देखा है तो इतने क्वेश्चन तो आप आराम से हिट करके आ जाओगे। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप हैं सभी बधाई के पात्र मेरे विद्यार्थी। आप सभी ने तैयारी बहुत ही शानदार की है इस चैनल के माध्यम से, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो है रिजल्ट काफी शानदार होने वाला है। ये था अपना आर एस का भंडारा जिसका आपने भरपूर एंजॉय किया। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर काफी इजी आएगा। और ध्यान रहे आप क्या क्या साथ में लेके जाना है, आपको आधार कार्ड साथ में लेके जाना है, आपकी पेन साथ में लेके जाना है, आपका एडमिट कार्ड आपको साथ में लेके जाना है, और जो टाइम निर्धारित है उसी टाइम के अकॉर्डिंग 1 घंटे पूर्व आपको पहुंचना है। ये बातें आपको याद रखनी है। और बाई चांस आधे स्टूडेंट ध्यान देना है, घर से निकलते वक्त ध्यान देना कि एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, है ना, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड में क्या दोनों में स्पेलिंग सही है क्या, डीओबी वगैरह सही है क्या। अगर आपको लगता है कि कोई त्रुटि है तो मेरे विद्यार्थियों, आप सभी ने 10वीं पढ़ी होगी या इससे कोई छोटी क्लास में है तो वो अपनी वो वाली मार्कशीट लेके जाए जो स्कूल के अंदर जिसमें आपके डीओबी लिखी जाती है। तो उम्मीद है आपको सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। और जो है आंसर की सबसे पहले आपके समक्ष पेश करेंगे। तो आंसर की देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारी मेहनत पसंद आए तो भाई आप जो है प्यारी से कमेंट जरूर करना, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।